के माध्यम से आज ज्योग्राफी क्लास 12 हिंदी मीडियम का एक और नया चैप्टर 6 जिसका नाम है विश्व मानव अधिवास, वो पूरा मैं आपके बीच में लेकर के बिल्कुल शॉर्ट एक ही बोर्ड पे एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों के बीच में लेकर आ गया हूँ। तो देखेंगे, आज पढ़ेंगे हम विश्व मानव अधिवास के बारे में। तो सबसे पहली बात तो आती है अधिवास होता क्या है। अधिवास जो होते हैं मानव द्वारा निर्मित आवासों के संगठित समूह को, मानव द्वारा निर्मित आवासों के संगठित समूह को मानव अधिवास या मानव बस्तियां कहा जाता है। ठीक है, ये अधिवास जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार से बनाए जाते हैं, स्थायी और अस्थायी। इसमें पहला अस्थायी आता है। अस्थायी अधिवास से अभिप्राय है जो स्थायी नहीं होते, स्थान बदल कुछ समय के लिए एक जगह बना लिया, अस्थायी तंबू या झोपड़ियां बना करके कुछ समय वहां रहे और उसे छोड़ करके फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, ये अस्थायी अधिवास की श्रेणी में आते हैं। और विश्व की प्रमुख जनजातियां कुछ हैं, जैसे एस्किमो है, बुशमैन है, और भी बहुत सी जनजातियां हैं, वो अस्थायी अधिवास का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं स्थायी अधिवास के। दूसरा जो है स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास वे अधिवास होते हैं जिन पर मनुष्य एक ही स्थान पर रहकर अपना जीवन यापन पूरे करता है, पूरे आजीवन, उन्हें स्थायी अधिवास की श्रेणी में रखते हैं। अब दूसरी बात आती है कि स्थायी आवासों की जो आवश्यकता क्यों पड़ी, तो स्थायी आवास जो आवास है उनका निर्माण का उद्देश्य क्या है मुख्य? खाद्य सुरक्षा, खाद्य एकत्रीकरण, भौतिक वातावरण। खाद्य सुरक्षा का मतलब सुरक्षा, जंगली जानवरों से, वायु आक्रमण से सुरक्षा के लिए स्थायी आवास बनाए जाते हैं। खाद्य एकत्रीकरण, खाद्य सामग्री जो है उसको एकत्र करने के लिए, ये खाद्य एकत्रीकरण के लिए स्थायी आवास बनाए जाते हैं। भौतिक वातावरण की बात करें तो कठोरता, कहीं सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, उससे बचने के लिए अधिवासों का निर्माण किया जाता है। विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए भी व्यक्ति अपने आलीशान और भव्य इमारतों का निर्माण करता है, स्थायी अधिवासों का निर्माण करता है। सामाजिक जो कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है, आर्थिक कार्य है, शैक्षिक कार्य है, आदि इन सभी कार्यों के पूर्ति के लिए मनुष्य जो है स्थायी अधिवास का निर्माण करता है। मानव अधिवासों का वर्गीकरण। मानव अधिवासों का वर्गीकरण हम देखें तो इन्हें दो भागों में मुख्यतः बांटा गया है, जैसे अस्थायी और स्थायी बांटा गया था, वैसे वर्गीकरण में हम बात करें तो ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास मुख्य रूप से आगे हम देखें इसी छठे लेसन में आगे हम देखेंगे यहाँ कि नगरीय अधिवास। अभी तक हमने देखा ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों के जो वर्गीकरण है वो जनसंख्या के आधार पर, प्रशासनिक ढांचे के आधार पर, अन्य आधार पर हमने देखे। अब हम नगरीय अधिवासों के वर्गीकरण को हम समझेंगे तो इसमें चार भागों में मुख्यतः बांटा गया है, नगर, महानगर, सन्नगर और चौथा जो रखा गया है वहद नगर, जिसे विश्व नगरी भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। नगरीय अधिवास वे अधिवास जिसमें जनसंख्या जो है वो 75% से अधिक जो लोग हैं वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, वो नगरीय क्षेत्र में आते हैं। तो नगर में जो जनसंख्या के आधार पर देखें तो 1 लाख से अधिक व 10 लाख से कम जनसंख्या होती है, उन क्षेत्रों को नगरीय जनसंख्या क्षेत्र या नगर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बीकानेर, ईटीसी अन्य है। दूसरा आता है महानगर। महानगर से क्या अभिप्राय है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है, महानगरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है, 50 लाख से कम। इन्हें मेट्रो सिटी एक शब्द और या मिलियन सिटी क्या कहा जाता है? मिलियन सिटी भी कहा जाता है। मेट्रो सिटी भी कहा जाता है, मिलियन सिटी, क्योंकि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, इसलिए इन्हें मिलियन सिटी भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखें कोटा और जयपुर, ये ऐसे ही मिलियन सिटी नगर हैं जिन्हें मिलियन सिटी क्या है, महानगर इन्हें कहते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है। तीसरा जो आता है वो आता है सन्नगर। सन्नगर नगर के समीपस्थ क्षेत्र में, यानी कि जो मुख्य नगर होता है उस मुख्य नगर के समीप एक नया और नगर जब बस जाता है तो उस नगर को सन्नगर कहा जाता है। जैसे हम देखें सन्नगर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पैट्रिक गिडीज ने 1915 में, सन 1915 में सबसे पहले सन्नगर शब्द का प्रयोग किया था। फॉर एग्जाम्पल हम देखें ग्रेटर लंदन सन्नगर, टोक्यो, शिकागो, ये विश्व स्तर पर सन्नगर की श्रेणी में आने वाले देश क्षेत्र हैं। दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली एक पुराना बसा हुआ नगरीय क्षेत्र है, उसके समीपस्थ जो नगरीय क्षेत्र नया उद्भव हुआ वो हुआ गुरुग्राम, इसलिए दिल्ली गुरुग्राम। जैसे गुड़गांव, इसका नाम पहले अभी गुरुग्राम कर दिया है।
दिल्ली नोएडा, दिल्ली पहले बसा हुआ है, नया नोएडा बसा है, तो दिल्ली नोएडा सन्नगर की श्रेणी में आ गया। ऐसे एक्सेट्रा बहुत से हैं। चौथा जो आता है इसमें वो आता है वृहत नगर। वृहत शब्द का अर्थ ही होता है बड़ा। वृहत नगर मेगालोपोलिस शब्द से बना। वृहत नगर के लिए मेगालोपोलिस शब्द यूज किया जाता है। और मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम यूज जो किया था वो जीन गॉटमैन ने 1857 में किया था। और इस शब्द का प्रयोग जीन गॉटमैन ने 1857 में किया। फॉर एग्जाम्पल देखें, ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ईटीसी, ये सब वृहत नगर की श्रेणी में आते हैं। इनकी जनसंख्या आप देखें 50 लाख से भी अधिक हो जाती है। तो ये तो आपने नगरीय जो वर्गीकरण पढ़ा, नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण पढ़ा, नगर, महानगर, सन्नगर और वृहत नगर। आगे हम देखें नगरीय अधिवासों की समस्याएं। नगरीय अधिवासों की समस्याओं की बात करें तो पहली जो समस्या आती है वो तो जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि क्या हो जाती है? जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होने लगती है। लोगों की संख्या में नगरीकरण का नगर में लोगों की संख्या बढ़ने लगती है, सबसे बड़ी समस्या। दूसरी है गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। गंदी बस्तियां, कच्ची बस्तियां, क्योंकि लोग रोजगार के लिए नगरीय क्षेत्रों में आते हैं और रोजगार उन्हें मिलता नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोग कच्ची बस्तियों, सड़कों के किनारे, पुल के नीचे, रेलवे लाइन के किनारे अपने अस्थायी टेंट या झोपड़ियां बनाकर निवास करने लगते हैं। तो वो है कच्ची बस्तियों का प्रादुर्भाव। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है नगरों के लिए। पर्यावरण प्रदूषण, जैसे जैसे नगरों में जनसंख्या बढ़ने लगती है वैसे वैसे पर्यावरण पॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं उसकी समस्या भी बढ़ने लगती है। उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर वस्तुओं की हम बात करें तो कम मूल्य पर मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में आती है उनका मूल्य बढ़ जाता है। तो उच्च मूल्य की समस्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें, खाद्य पदार्थ जो होते हैं इनमें खासकर ये समस्या देखी जाती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या भी देखी जाती है। अब देखिए दिवाली के समय पे इतनी सारी मिठाइयां बनती है, कहाँ से मिठाई, इतना दूध, पनीर, खोआ कहाँ से बने? ये सब केमिकल से बनाए जाते हैं, मिलावट होता है। इसलिए आप दिवाली पे देखते हैं बहुत सारा कहते हैं कि न्यूज में आता है इतना पनीर, इतना खोया, दूध वेस्ट किया, फैलाया गया फूड डिपार्टमेंट द्वारा। अगली है स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं में कमी। ऐसा नहीं है कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं होते, नगरों में हॉस्पिटल भी होते हैं, अच्छे अच्छे चिकित्सालय होते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि यहाँ अफोर्डेबल नहीं होते, इतना ज्यादा महंगा होता है, कॉस्टली होता है यहाँ का खर्चा। तो गरीब जो लोग हैं वो इसे सहन ही नहीं कर पाते। सामाजिक आर्थिक विषमताएं जो सबसे बड़ी समस्या है इसमें। सामाजिक आर्थिक विषमताएं क्या होती हैं कि लोग गरीब जो होते हैं वो अमीर जो लोग हैं गरीब लोगों से चिढ़ने लगते हैं, कच्ची बस्तियों में रहते हैं उनसे चिढ़ने लगते हैं। तो ये सामाजिक आर्थिक विषमता होती है। नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्या व समाधान हमने यहाँ देखा। नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्या देखा, समस्या और समाधान की बात करें तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व को कम किया जाए। गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव है, गंदी बस्तियों को पक्की बस्तियों में कन्वर्ट करके उनको साफ सफाई से पानी, रोजगार, सब व्यवस्थाएं दी जाए। पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाई जाए, अवेयर किया जाए लोगों को। उपभोक्ता वस्तुओं का जो मूल्य है उनको निर्धारित कर दिया जाए। खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या के लिए एफसीआई जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो काम करे। स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं को जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, जैसे अभी देखिए भामाशाह योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल में हम इलाज करा सकते हैं, तो इस प्रकार की योजना चलाकर गवर्नमेंट इनको कम कर सकती है। सामाजिक आर्थिक विषमता को कम करना है तो कच्ची बस्तियों को खत्म करना होगा, उनकी जगह पक्की बस्तियां बनाकर उन्हें आवासित करना होगा। देखिए बच्चों, आगे हम इसमें बात करें तो मानव अधिवासों के वर्गीकरण को हम यहाँ देखेंगे। और वर्गीकरण में ग्रामीण अधिवासों को हम देखें तो मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला 1 नंबर आप देख रहे हैं सघन या गुच्छित अधिवास लिखा है मैंने। सघन का मतलब होता है जिसमें जो घर होते हैं वो पास पास बने होते हैं, मकान के बीच की दूरी कम होती है, एक दूसरे से सटे हुए बने होते हैं। गंगा और सतलुज के मैदानों में, मालवा के पठार, मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। इन्हें मुख्य नामों से, जिसमें मैंने लिखा है सहंत, पुंजित, संकेंद्रित आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बनेगा कि गुच्छित किसे कहते हैं, सघन अधिवास किसे कहते हैं, सहंत, पुंजित, संकेंद्रित। अब कोई सा भी आता है तो एक ही बात लिखनी है ये सारा। तो दूसरा आप देखें इसमें आता है प्रकीर्ण एकांकी अधिवास। इसकी विशेषता होती है कि इनमें घर जो होते हैं दूर दूर बने होते हैं, सामाजिक प्रगाढ़ता कम होती है, यानी सामाजिक संबंध जो होते हैं वो कम होते हैं, सघन में अच्छे होते हैं। और इसमें मुख्यतः देखें तो एशिया के स्टेपीज घास के मैदान में, गंगा के मैदानी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के घास के जो अडाउंस मैदान में इस प्रकार के प्रकीर्ण व एकांकी अधिवास देखने को मिलते हैं। तीसरा जो देखते हैं आप मिश्रित अर्धसघन अधिवास देखते हैं।
पारिवारिक कारण जो होते हैं इसके उत्तरदायी होते हैं मिश्रित अधिवासों के या अर्धसघन अधिवासों के निर्माण के लिए। इसका एक एग्जाम्पल जो आप देखेंगे आपकी बुक में दिया गया है, कोटा सागोद, कोटा डिस्ट्रिक्ट का सागोद तहसील है, उसका एक गांव है खुर्द गांव जिसे हम कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पहले आया भी हुआ है। चौथा जो आता है आपके पल्ली व पूर्वा अधिवास जिसे कहा जाता है, पूर्वा जिसे कहें, पूर्वा हैम्बलेट आदि नामों से इसे जाना जाता है, बास भी कहते हैं इसे। ये पर्वतपदीय खनन जो क्षेत्र होते हैं, पर्वतपदीय क्षेत्रों में, खनन क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास मिलते हैं। देखो ये तो थे अब ग्रामीण अधिवासों के प्रकार जिन्हें मुख्य 4 भागों में बांटा गया। आगे हम देखें तो ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप आप इसमें देखेंगे। तो मुख्य रूप से आप इसमें रेखीय प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप व अन्य प्रतिरूप। आगे देखिए मैं कुछ इमेज आपको दिखा रहा हूँ, उसमें आपके इन प्रतिरूपों के चित्र दिए गए हैं, उनकी आकृति दी गई है। आकृति देखकर आप समझने का प्रयास करना कि ये किस प्रकार के होते हैं। अब आपके सामने मैंने एक इमेज डाली है, आप इसमें देखें। सबसे पहला जो प्रतिरूप का प्रकार अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप का दिया हुआ है। दूसरा जो है तारा प्रतिरूप दिया हुआ है, तारा प्रतिरूप तारे के समान इसमें दिखाई दे रहा है। नीचे जो है एक और प्रतिरूप दिया हुआ है जिसे रेखीय प्रतिरूप कह सकते हैं। रेखीय प्रतिरूप जो है सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे और किसी नदी के सहारे इस प्रकार के प्रतिरूप बनते हैं। चौथा जो है अरीय प्रतिरूप, आप देखें केंद्र की ओर सड़कें आकर के मिल जाती हैं तो ये अरीय प्रतिरूप बनाती हैं। आगे एक और इमेज के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको 4 और प्रतिरूप। तो इसमें पहला देखें आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप में आप देखें एक मुख्य सड़क जो है दोनों आपस में एक दूसरे को चौकोर पट्टी के रूप में चौराहा बना रही हैं, काट रही हैं, तो ये आयताकार प्रतिरूप। दूसरा है नाभिकीय प्रतिरूप या वृत्ताकार प्रतिरूप, और जो लास्ट है तीर प्रतिरूप। नाभिकीय प्रतिरूप एक केंद्र में मुख्य क्षेत्र में और सघन बसे हुए ये बन जाते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप जो होते हैं किसी कुएं के किनारे, किसी पुरानी बिल्डिंग के चारों ओर बस जाते हैं, किसी पंचायत भवन या पुराना डाकघर है उसके चारों ओर जब इस प्रकार के अधिवास बन जाते हैं तो वो वृत्ताकार प्रतिरूप बनाते हैं। नदियों के किनारों, 2 नदियों के मिलने के संगम में तीर प्रतिरूप बनते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपने ये देखे तीर प्रतिरूप और ये अन्य प्रतिरूपों के बारे में। तो आगे कुछ और चित्र आप देखेंगे। यहाँ देखिए एक और चित्र आपके सामने ये आ रहा है। अब इस चित्र में देखिए एक बीच में पट्टी है सीधी और उसके दोनों तरफ वो घर बने हुए हैं। ये सड़क है, इस सड़क के किनारे जो बने हुए हैं, तो रेखीय प्रतिरूप का ये चित्र है आपके। एक और चित्र आगे आप देखिएगा जिसमें आप देखेंगे मधुछत्ता प्रतिरूप, जो आपकी बुक में दिया गया है, क्वेश्चन भी बन सकता है। जुलू जनजाति द्वारा बनाया गया एक मधुछत्ता प्रतिरूप। दूर से देखने पर ये जो प्रतिरूप है ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसे मधुछत्ता प्रतिरूप कहा गया। आगे आप देखेंगे कि अभी हमने देखा ग्रामीण में जो अधिवासों के प्रतिरूप हैं। आगे हम देखें नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास जो हैं उसमें मुख्य रूप से द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम क्रियाकलाप इसमें किए जाते हैं। और नीचे आप लाइन में देखेंगे लंदन प्रथम नगरीय बस्ती होने का जो रिकॉर्ड है वो इसको जाता है, लंदन को। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया गया है। तो पहला होता है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या हम देखें तो भारत में 5000 जनसंख्या हो ये आंकड़ा रखा गया और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होता है। तो जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण नगरों में रखा जाता है। इसके अलावा कुछ यूरोपियन देश, जो अमेरिकन देश हैं, उनमें ये आप देखें तो 200, 250, कहीं 400, कहीं 500, कहीं 2000 लोगों की संख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा देखें व्यवसाय के आधार पर। तो व्यवसाय के आधार पर इसमें मुख्यतः रखा जाता है कि जो मुख्यतः या तो विश्व में 50% लोग गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, उन क्षेत्रों को या नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में ये आंकड़ा जो है 75% रखा गया है, यानी कि 75% लोग जो हैं वो गैर कृषि कार्य में लगे होने चाहिए, उन्हें कहेंगे, उन नगरों को व्यावसायिक नगर कहा जाता है। आगे आप देखें तो तीसरा नंबर जो आता है प्रशासनिक ढांचा। नगर पालिका, छावनी, प्रशासनिक कार्य आदि जिन क्षेत्रों में होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। आवश्यक दशाओं के आधार पर भी नगरों को बांटा गया है, जिसमें आप देखें औद्योगिक नगर, समुद्री पतन नगर, सेना नगर आदि भागों में इसे बांटा गया है। तो आपने देखा नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण के आधार पर जो किया गया, जनसंख्या के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, प्रशासनिक ढांचे के आधार पर और आवश्यक दशाओं के आधार पर।